मुझे अभी भी याद है जब 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ था और अकाल तख्त को भी उस समय की कांग्रेस की सरकार और आज के वर्तमान के कांग्रेस के नेता के दादी ने हरमंदिर साहब को भी अकाल तख्त को भी नहीं परखा, छोड़ा, बख्शा। कांग्रेस का बस चले तो दक्षिणी राज्यों को देश से अलग करने की बात कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई डीके सुरेश, जो मान्य सांसद भी है, वो खुलेआम करते हैं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों आज पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। पूरी तरीके से उनका नकार उठ चुका है। नमस्कार। चंडीगढ़ और मेरा नाता बहुत पुराना है, लेकिन उससे भी पुराना नाता संजय टंडन जी और मेरा व्यक्तिगत है। बचपन से, स्कूल के दिनों से हम दोनों ने बहुत सारी छुट्टियां एक साथ मनाई हैं। कई सारे अच्छे बुरे प्रसंग, अनुभव साथ में किए। मुझे अभी भी याद है जब 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ था और अकाल तख्त को भी उस समय की कांग्रेस की सरकार और आज के वर्तमान के कांग्रेस के नेता के दादी ने हरमंदिर साहब को भी अकाल तख्त को भी नहीं परखा, छोड़ा, बख्शा। उस समय भी मैं चंडीगढ़ में ही आया हुआ था और यहाँ पे कई दिनों तक फिर रुका रहा। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो देश के लिए भी, विश्व के लिए भी एक मिसाल के रूप में प्लान्ड सिटी, और मैं समझता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली है जो भाई बहन चंडीगढ़ में रहते हैं। व्यवस्थित, बहुत ही बढ़िया, वर्षों वर्षों से यहाँ पे विकास भी हुआ और आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के लिए बहुत सारे नए प्लान्स और योजनाएं भी संजय टंडन जी के नेतृत्व में लेकर हम काम करने वाले हैं। वैसे तो 6 चरण हो चुके हैं चुनाव के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित है 400 से अधिक सीटें एनडीए की झोली में 100% आने वाली है। मेरा भी भ्रमण देश के अन्य अन्य इलाकों में रहा और लगभग सभी जगह जो उत्साह, जो उमंग, जो आशीर्वाद, जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके 10 वर्ष के बेदाग केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के कार्यकाल या 50 वर्ष का बेदाग ईमानदार देश सेवा का जीवन, कण कण क्षण क्षण जनता की सेवा में, देश की सेवा में, देशभक्ति से ओतप्रोत आज पूरे देश में और वैसे तो पूरी दुनिया में आज उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर है। मैं स्वयं मुंबई में चुनाव लड़कर आया हूं। मुंबई की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारी मित्र पक्ष शिवसेना, हमारी महायुति को मिलेंगी। दक्षिण में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना लगभग निश्चित है। नए नए प्रदेश जहां हमारी संख्या कम रहती थी, अब बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में उतरे हैं। चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, जहां अनुमान है कि 21 में से 18 सीटें तक भाजपा जीत सकती है, या पश्चिम बंगाल हो जहां 30 से 35 सीटें कम से कम भाजपा की झोली में बंगाल की पीड़ित जनता डालने के लिए आज तैयार है। चाहे वो पंजाब हो जहां वर्षों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे, अपने
स्वयं की ताकत पर जनता के बीच उतरी है, जनता का आशीर्वाद लेने मोदी जी के काम के आधार पर, और आगे के अमृत काल में देश को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने के दूरदर्शी विजनरी संकल्प के साथ जो मोदी जी ने रोड मैप बनाया है आगे देश का, उसके साथ जुड़ने के लिए आज पूरा देश आतुर है। मित्रों, 10 वर्ष में जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण, नारी शक्ति का सम्मान, युवा युवतियों के लिए अपार अवसर और किसानों के लिए एक बेहतर जीवन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है, आज चाहे वो युवा युवती हो जिनका उत्साह और उमंग बड़े लक्ष्य की तरफ जाता है, आज छोटी मोटी चीज़ों से संतुष्टि नहीं होती है। आज हर एक व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा है। कहाँ देश में 400 साढ़े 400 स्टार्टअप हुआ करते थे 7-8 साल पहले, आज देश में 1,31,000 स्टार्टअप्स, उसमें बड़ी संख्या में महिला और हमारी बहनों ने शुरू किए हुए स्टार्टअप्स आज देश में युवा युवतियों को जॉब क्रिएटर्स बना रहे हैं, जॉब सीकर्स के निस्बत। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं में निवेश हो रहा है, चाहे वो भारत के 114 नए इनलैंड वाटरवेज हो, पोर्ट कैपेसिटी डबल करने का काम हो, एयरपोर्ट 74 से बढ़ा के 150 एयरपोर्ट बनाने का बात हो, चाहे वो रेलवे के बड़े विस्तार की बात हो, नया बुलेट ट्रेन पहली बार भारत में आने की जो कल्पना के साथ तेज गति से काम हो रहा है, या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के काम को खत्म करने की बात हो। मेट्रो आज भारत के कोने कोने में जा रही है, यहाँ तक कि अब तो कई शहरों में न्यूयॉर्क से ज़्यादा मेट्रो अब भारत में आने वाली है। हर प्रकार से बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, फ्रीवेज देश भर में बनाए जा रहे हैं। जो रोजमर्रा की समस्याओं से जीवन बिताते थे, तकलीफ में रहते थे, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आज के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों पे जो बेमिसाल काम और बड़े बड़े लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रसर है, उसने आज देश के जनता का दिल जीता और देश की जनता को आज बड़े लक्ष्य के साथ भारत को 5वीं से बढ़कर 3री विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक गति दी है। अगले 3-3.5 साल में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। कहाँ एक फ्रेजाइल 5 2014 में इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में से एक गिनी जाती थी, मोदी जी को विरासत में मिली, तब 11वीं अर्थव्यवस्था थी विश्व की। मात्र 10 वर्ष में एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, टॉप 5 इकोनॉमी बनकर आज एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को टीका दे रही है, बल दे रही है, आगे बढ़ा रही है। सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो भारत ने कभी नहीं देखे, $650 बिलियन, यानी 50 लाख करोड़ के विदेशी मुद्रा का खजाना आज भारत के पास है। 2014 का 4% का विकास दर आज लगभग 8% हो गया। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ करता था, मोदी जी की सरकार के 10 साल का औसतन महंगाई 5-5.25% है। ब्याज के दर कम होने से देश में उद्योग, व्यापार, पहली बार घर खरीदने वाले होम ओनर्स और रिटेल अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए सामान खरीदने वाले सभी को कम दरों पर आज बैंक का लोन मिल जाता है। छोटे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग के लिए आज मुद्रा योजना हो या हमारे फेरी वाले भाई बहन जो
छोटी काम से अपना घर चलाते हैं, उनके लिए स्वनिधि योजना हो, ढेर सारी योजनाएं आज देश के मनोबल को भी बढ़ा रही है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। मैं गिनाने जाऊं तो मित्रों, रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं खत्म, अलग अलग विषयों पर। अगर एक छोटा विषय ले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत में 2014 तक सालाना 6000 पेटेंट रजिस्टर होते थे। पिछले वर्ष 1 लाख से अधिक पेटेंट भारत में रजिस्टर। भारत में 2014 के पहले पूरी तरीके से सरकारी खरीद में रोजमर्रा के स्कैम्स सुनाई देते थे और यूपीए ने तो स्कैम्स की पराकाष्ठा की थी। कांग्रेस और उनके मित्र दल स्कैंडल्स के लिए जाने जाते थे। आज जेम पोर्टल द्वारा 4 लाख करोड़ की सरकारी खरीद ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता से भारत के कोने कोने में सभी को सामान्य अवसर देते हुए करी जाती है। बिना भेदभाव के इतनी सारे योजनाएं देश में लागू हुई। कभी किसी को धर्म नहीं पूछा, कभी किसी की जात नहीं, भाषा नहीं। कांग्रेस का बस चले तो चमड़ी के रंग के हिसाब से भी देश को बांटते। कांग्रेस का बस चले तो दक्षिणी राज्यों को देश से अलग करने की बात कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई डीके सुरेश, जो माननीय सांसद भी है, वो खुलेआम करते हैं कि दक्षिणी राज्यों को अलग होने की सोचना पड़ सकती। भ्रष्टाचार से लिप्त आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों आज पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। पूरी तरीके से उनका नकाब उठ चुका है, डिसइल्यूशनमेंट आ चुकी है। और मेरा मानना है कि जनता ने मन बना लिया है, चंडीगढ़ की जनता ने भी मन बना लिया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पराजय निश्चित है। और संजय टंडन जी को, जो स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिन्होंने कोविड काल में 50 बेड का स्वयं कोविड सेंटर बनाया, जिन्होंने आज तक पिछले वर्षों में कम से कम 1.5 लाख युवा युवतियों को कौशल विकास करके अपने पैर पे खड़े होने का मौका दिया। कहीं उनके साथ काम करे, कहीं दूसरी कंपनियों में काम करे। संजय जी ने जिस प्रकार से कपिल देव को हरियाणा की क्रिकेट टीम में जाना पड़ा, या युवराज सिंह को चंडीगढ़ रहवासी होने के बावजूद पंजाब टीम में जाना पड़ा, संजय जी के अथक प्रयासों से, और मैं स्वयं साक्षी हूँ उन प्रयासों का। आज चंडीगढ़ की अपनी खुद की क्रिकेट टीम एफिलिएटेड है बीसीसीआई के साथ। मैं मानता हूँ ब्लड डोनेशन कैंप हो या समाज में गरीब लोगों के रोजमर्रा की मुसीबतों तकलीफों से निजात दिलाने की बात हो, इंडस्ट्री को और प्रोत्साहन देने की बात हो, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग अलग सुझाव लेकर केंद्र सरकार के साथ काम करने की बात हो। संजय जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल भी चंडीगढ़ के साथ है, चंडीगढ़ रहवासियों के साथ है, जिनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है, चंडीगढ़ के लिए समर्पित रहा। मेरा पूरा विश्वास है अब चंडीगढ़ फिर एक बार मोदी सरकार को अपना समर्थन देगी। आपका एक एक वोट चंडीगढ़ रहवासियों का, चंडीगढ़ के मतदाताओं का प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में जाएगा, मोदी जी को और ताकत देगा कि अमृतकाल में देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सके। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में चंडीगढ़ का भी भविष्य उज्जवल है, और साथ ही साथ हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो चंडीगढ़ को समझता हो, चंडीगढ़ के दुख सुख में उसका साथी रहा हो, चंडीगढ़ में चिंता करे रोजमर्रा की समस्याओं की। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति दर दर भटक भटक के आज चंडीगढ़ पहुंचा है, उसके ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होगा चंडीगढ़ रहवासियों को। पहले तो मुझे बताया गया कि आम आदमी पार्टी के लोग दुविधा में हैं कि अगर हम मनीष तिवारी जी को वोट दे भी दें
क्योंकि इनका तो अलग अलग जगह सीट एडजस्टमेंट है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोस्ती बना रहे हैं, निकट ही बाजू में मोहाली में पंजाब में कुश्ती कर रहे हैं, किधर दोस्ती किधर कुश्ती। और मनीष तिवारी जी का तो वोट भी शायद लुधियाना में है। अब देखना पड़ेगा वहाँ पे वो कांग्रेस को वोट देंगे या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मैं समझता हूँ हर एक चंडीगढ़ रहवासी ये जानना चाहता है कि मनीष तिवारी जी की प्राथमिक लॉयल्टी किसके साथ है। वो कांग्रेस का वोट देंगे या आम आदमी को वोट देंगे। दो वोट तो एक व्यक्ति नहीं दे सकता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के राज्य में कुछ भी होता था पहले, पर मोदी जी के राज्य में ये कभी नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने स्वयं भी पिछले चुनाव में वोट ना दिया हो, जिस व्यक्ति ने स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई अपने वोट देने की, वो व्यक्ति कैसे लोकतंत्र की रक्षा करेगा, वो व्यक्ति कैसे चंडीगढ़ की सेवा करेगा, वो व्यक्ति कैसे प्रोत्साहित करेगा चंडीगढ़ रहवासियों को कि वो सब वोट डालने जाएं, जब स्वयं ही पिछले चुनाव में उन्होंने वोट नहीं दिया और वो आनंदपुर साहिब में लगे रहे, जबकि वोट और किधर था। और 5 साल बाद भी आज वो प्रश्न खड़ा हुआ है। देखना पड़ेगा कि इस बार वो लोकतंत्र के मंदिर